अब तीसरा एतराज सुनिए अवैस इकबाल का। अब ये जो बात है मुफ्ती साहब की कि हमारा जो गॉड है टाइमलेस है, सरासर गलत है। इसको लॉजिकली मैं साबित कर सकता हूँ, क्योंकि इनका जो गॉड है, इनका जो फर्जी इमेजिनरी गॉड है, जो इनके पैगंबर के जहन में पाया जाने वाला एक ख्याल था, बकौल इनके कि जब आप उसकी इबादत करते हैं तो वो खुश होता है, राइट? जब आप उसकी इबादत करते हैं तो वो खुश होता है, और जब कोई आप बुरा काम करते हैं तो वो नाराज होता है। यानी जिस लम्हे वो खुश होता है वो लम्हा अलग है, और जिस लम्हे वो नाराज होता है वो लम्हा अलग है। यानी इन दो लम्हात के दरमियान जो फासला है वो मेजरेबल टाइम है, और जहां पर मेजरेबल टाइम आ जाता है वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा गॉड जो है वो टाइमलेस है। Wake up to reality. कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि खुदा टाइमलेस भी है, लेकिन खुदा अपने बंदों से राजी भी होता है, नाराज भी होता है। तो राजी होना और नाराज होना ये अलग अलग लम्हात में होते होंगे, और इन अलग अलग लम्हात के दरमियान का फासला यही मेजरेबल टाइम होता है। फिर खुलासे के तौर पर उन्होंने ये कहा कि जहां पर मेजरेबल टाइम होता है, यानी जो चीज मेजरेबल टाइम में होती है वो चीज टाइमलेस नहीं हो सकती। अब इसका जवाब थोड़ा तफसीली है, जरा ध्यान से समझना। इन्होंने जो ये क्लेम किया है कि जो चीज मेजरेबल टाइम में होती है वो टाइमलेस नहीं हो सकती, हम इनके इसी क्लेम को रिफ्यूट कर देंगे। और क्यों ना हम इसी स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर अंदर किसी ऐसी चीज को दिखा दें जो स्पेस टाइम फैब्रिक में होने के बावजूद उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो चीज मेजरेबल टाइम में होने के बावजूद भी टाइमलेस है। आप कहोगे मुफ्ती साहब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि एक चीज जो मेजरेबल टाइम में भी हो और वो टाइमलेस भी हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। तो हम ये कहेंगे कि रुको जरा, सब्र करो, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ बेसिक्स हो जाए। देखिए, न्यूटोनियन एरा में यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर टाइम को एब्सोल्यूट माना जाता था, यानी कायनात की हर जगह में, एवरी पॉइंट इन स्पेस में वक्त के गुजरने की रफ्तार ये एक ही होगी। हर जगह पर वक्त एक ही रफ्तार से गुजरता है। क्लासिकल फिजिक्स में यही माना जाता था। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया तो उन्होंने उसमें यह बात कही कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इन फैक्ट टाइम इज रिलेटिव। यानी ये जरूरी नहीं है कि कायनात की हर जगह में वक्त के गुजरने की रफ्तार एक ही हो, बल्कि ये मुमकिन है कि कायनात की मुख्तलिफ जगहों में, अलग अलग जगहों में वक्त के गुजरने की रफ्तार अलग अलग हो। कहीं पर वक्त बहुत तेज रफ्तारी से गुजरे और कहीं पर वही वक्त, उतना ही वक्त बहुत धीमे धीमे आहिस्ता रफ्तार से गुजरे, और इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। और ये दो वजह से होता है, एक ग्रेविटी की वजह से और एक स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। तो जो ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन होता है उसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कह सकते हैं। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं उनके पास, यानी जो इवेंट होराइजन होता है, उनके पास टाइम बहुत ही धीमी रफ्तार से चलता है। और इस टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को अगर आपको तफसील से समझना है तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने नील डिग्रास टाइसन को डिबंक किया है। तो मुख्तसर में ये समझिए कि टाइम डायलेशन की दो वजह हो सकती है, एक ग्रेविटी और एक स्पीड। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को छोड़ दीजिए, स्पीड को ले लेते हैं यहां पर। तो टाइम डायलेशन ये कहता है कि द फास्टर यू मूव द स्लोअर योर टाइम टिक्स। जितनी ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ में आप गुजरोगे उतना ही धीमा होकर आपका वक्त गुजरेगा। यानी मिसाल के तौर पर दो आदमी को फर्ज कीजिए, एक जैद और एक बकर। जैद अपने घर पे सोफे पर बैठा है और बकर एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर तेजी से ट्रैवल कर रहा है। अब चूंकि जैद हालत सुकून में है और अपने घर पे आराम से सोफे पर बैठा हुआ है तो उसके लिए टाइम अलग रफ्तार से टिक करेगा, अलग रफ्तार से गुजरेगा। लेकिन बकर जो स्पेस क्राफ्ट में तेजी से ट्रैवल कर रहा है उसका टाइम जैद की बनिस्बत धीमा और आहिस्ता गुजरेगा। और जैसे जैसे बकर अपने स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बढ़ाता जाएगा तो उसके टाइम के गुजरने की रफ्तार जैद की बनिस्बत आहिस्ता और कम होती चली जाएगी। खुलासा क्या निकला? द फास्टर यू गो द स्लोअर द टाइम विल टिक। जितनी ज्यादा आप अपनी रफ्तार बढ़ाते जाएंगे टाइम का गुजरना उतना ही धीमा होता चला जाएगा। और अगर बकर अपनी स्पेस क्राफ्ट की स्पीड और बढ़ा दे और स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाए जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है तो उस स्पीड पर जाने के बाद टाइम थम जाता है।
टाइम चलना बंद हो जाता है, टाइम का गुजरना रुक जाता है, एंड यू कैन से दैट टाइम डजंट एग्जिस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको मैं आपको म्यूऑन डीके पैराडॉक्स से समझाता हूँ। म्यूऑन ये बहुत ही छोटा सब एटॉमिक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, ये बहुत ही जल्दी डीके हो जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसका लाइफ स्पैन 2.25 माइक्रोसेकेंड्स है। यानी जब ये रेस्ट पर होता है तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ये डीके होकर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो म्यूऑन्स होते हैं ये सतह जमीन से यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से 15 किलोमीटर ऊपर ये फॉर्म होते हैं। जब कॉस्मिक रेज हमारे एटमॉस्फेयर को हिट करती है तब ये म्यूऑन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, यानी जमीनी सतह से 15 किलोमीटर ऊपर, 15,000 मीटर ऊपर। अब पैराडॉक्स को समझिए कि ये जो म्यूऑन होते हैं इनका लाइफ स्पैन होता है 2.25 माइक्रोसेकेंड्स, यानी 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ये डीके होकर खत्म हो जाते हैं। अब जब ये जमीनी सतह से 15,000 मीटर ऊपर ये फॉर्म हो रहे हैं और फिर ये वहां से नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में जितनी मसाफत हो सकती है उतना ही ट्रैवल कर सकते हैं ये, क्योंकि उसके बाद तो ये डीके होकर खत्म हो जाएंगे। और 2.25 माइक्रोसेकेंड्स के अंदर इनकी मसाफत ज्यादा से ज्यादा 660 मीटर हो सकती है, यानी 1 किलोमीटर भी नहीं। 15,000 मीटर पर फॉर्म होकर जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स के छोटे से लाइफ स्पैन के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा 660 मीटर ही नीचे आ सकते हैं। उसके बाद तो इनको डीके हो जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ये 1000 और 2000 नहीं 10-10 हजार मीटर नीचे तक पहुंच रहे हैं, बल्कि जमीनी सतह 15,000 मीटर तक भी पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे हो रहा है? इनका लाइफ स्पैन तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स है, जो कि 660 मीटर पर डीके हो जाना चाहिए, लेकिन ये 10-10 हजार मीटर नीचे तक पहुंच रहे हैं। तो इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए कि जब ये म्यूऑन 15,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी जो रफ्तार होती है ये स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब होती है। 99.995% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ये नीचे की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से इनका जो इंटरनल क्लॉक होता है उसमें वक्त के गुजरने की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। यानी म्यूऑन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप देखोगे तो ये 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ही डीके हो रहा है, लेकिन वो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स इतनी धीमी रफ्तार से गुजर रहे हैं कि ये म्यूऑन 10-10 हजार मीटर नीचे तक ट्रैवल कर जाता है। यानी म्यूऑन का टाइम जमीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत स्लो हो गया। दैट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जब ये साबित हुआ कि स्पीड और रफ्तार ये वक्त के गुजरने को धीमा कर देता है, तो अगर ये रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाए, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई चीज चले तो उसके लिए वक्त थम जाएगा। इसीलिए जो लाइट सूरज से हम तक आती है, लाइट का जो क्वांटम पार्टिकल होता है जिसको फोटोन कहते हैं, वो फोटोन जो सूरज से निकलता है, सूरज से एमिट होता है और जमीन तक आता है, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको सूरज से जमीन पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी वो फोटोन 93 मिलियन माइल्स जब स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर ट्रैवल करता है तो 8 मिनट 20 सेकंड में जाकर वो जमीन पर पहुंचता है। लेकिन एक मजेदार बात बताता हूं फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, ये जो 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त जो गुजरा है ना, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। क्या मतलब ये है कि फोटोन जो कि लाइट का एक क्वांटम पार्टिकल है, उस फोटोन के लिए ये पूरा सफर टाइमलेस था। हाँ वैसे इकबाल साहब, यानी फोटोन का एमिशन और फोटोन का एब्जॉर्प्शन इज एट द सेम इंस्टेंट। जिस वक्त में सूरज से ये फोटोन निकला था, एग्जैक्टली उसी वक्त में वो फोटोन जमीन पर पहुंचा है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल कर रहा था और स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर टाइम थम जाता है। यानी ये फोटोन जब सूरज से निकल रहा है, अगर सूरज से निकलते वक्त उस फोटोन के अंदर एक घड़ी लगा दी जाए और जब वो फोटोन इस जमीन पर पहुंचे तो सूरज से लेकर जमीन पर पहुंचने तक उस फोटोन की घड़ी का कांटा हिलेगा भी नहीं। दैट क्लॉक वुड नेवर टिक।
क्या खुलासा निकला कि फोटोन के लिए मेजरेबल टाइम भी है और फोटोन टाइमलेस भी है। हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम देखेंगे तो उस फोटोन को सूरज से जमीन पर आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब हम फोटोन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो फोटोन का सूरज से निकलकर जमीन पर पहुंचना इज एट द सेम इंस्टेंट। जैसे ही सूरज से निकला उसी वक्त वो फोटोन जमीन पर था। मेजरेबल टाइम होने के बाद भी स्टिल फोटोन्स आर टाइमलेस। टाइम डजंट एग्जिस्ट फॉर फोटोन्स एंड डिस्पाइट बीइंग इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये फोटोन्स जो हैं ये स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर मौजूद हैं। अवैस इकबाल साहब, अन्ना तुफकून के फोटोन स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर होने के बावजूद टाइमलेस हो सकता है, तो वो खुदा की जात जो खालिक़े फोटोन है और खालिक़े टाइम है, जो इस फोटोन का भी बनाने वाला और इस टाइम का भी बनाने वाला, आप उसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि वो टाइमलेस कैसे है? शर्म तुमको मगर नहीं आती, या मैं यूं कहूं कि फिजिक्स तुमको मगर नहीं आती। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।